हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10th का फिजिक्स का, जो कि चैप्टर 1 है, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन ये चैप्टर 1 है इनका ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जो कि ये ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 है। इसी तरह से है ना, इस चैप्टर में 4 पार्ट आएंगे ऑब्जेक्टिव का, है ना। यदि जो आप लोग इस चारों पार्टों को देख लेते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर इस चारों वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो इसलिए इस चारों वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन पूछे या प्रकाश का प्रवर्तन बोले, है ना, इसका ऑप्शन पहला है 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी 2। यानी प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम पूछे या प्रकाश का अपवर्तन का पूछे, उसका भी 2 ही होता है। तो चलिए इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है ना। सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। कहीं कहीं आपको लिखा रहता है सरल रेखा में, तो सरल रेखा बोलिए या सीधी रेखा बोलिए, दोनों एक ही है। तो आप दोनों में से मतलब कोई भी रहेंगे उनको टिक आउट कर दीजिएगा, वही आपका सही आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है ना। प्रकाश का स्रोत, किरण पुंज, प्रकीर्णन। दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, किरण पुंज, है ना। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, है ना। जो किरण पुंज है जो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का हम नाम बता देते हैं, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। जब भी वीडियो देखने के लिए बैठिए कॉपी कलम लेकर बैठिए, है ना। जो कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समानांतर किरण पुंज। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहा जाता है ना। प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रकीर्णन, प्रदीप्त। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश स्रोत, ऑप्शन ए सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, है ना, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपसे पूछा जा रहा है कि मोटर गाड़ी है उसको चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों ये तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हो गया कि चालक के सामने मोटर गाड़ी में प्रयोग किया जाता है ना। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, है ना, जो क्या बोलता है अवतल दर्पण है, इनको बहुत जगह प्रयोग होता है। जैसे में चिकित्सक के क्षेत्र में, हजामत के रूप में, यानी दाढ़ी बनाने में। ये सब सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, सारा में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में, जिसमें जो डॉक्टर होते हैं जो आँख नाक कान को जाँच करने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो ये सब सारे पॉइंटों को आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण, है ना, किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। यहाँ पे दोस्तों भी आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है ना। ऑप्शन सी सही आंसर है इनका। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है, अभी मैं बताया था, है ना, कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में, है ना, सोलर कुकर में दर्पण का व्यवहार किया जाता है ना। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण, है ना। ये सब में सौर भट्ठी हो गया, सब सारा में, है ना, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। आपसे पूछा जा रहा है जो प्रकाश का वेग है
किसमें है ना सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो प्रकाश का वेग है सबसे अधिक होता है निर्वात में, है ना, निर्वात में अधिक होता है, जो कि कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर जो आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है मतलब सबसे कम किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कांच में होता है सबसे कम। तो देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश का वेग जल में कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 2.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में दोस्तों, वायु में और निर्वात में लमसम दोनों सेम ही होता है, इसलिए जो निर्वात में होता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उतना ही लिखा जाता है, बोला जाता है वायु में भी। तो आपको याद रखना है कि निर्वात हो या वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। एक और था जो हम बताए थे कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, तो कांच में होता है। तो दोस्तों कांच में जो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस सारे पॉइंट को समझ पाए होंगे और अपने कॉपी में नोट किए होंगे। नहीं किए हैं तो अगले बार से कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है क्या कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन है ना प्रदीप्त, अप्रदीप्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप्त, है ना। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त बोलेंगे, और जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है उसको हम अप्रदीप्त बोलेंगे। जैसे में कलम, कॉपी, ये सब एग्जाम्पल हो गया अप्रदीप्त का। जैसे में सूर्य, तारा, ये सब एग्जाम्पल क्या हो गया, जलता हुआ बल्ब, ये क्या है, प्रदीप्त का एग्जाम्पल हो गया। तो उम्मीद है कि ये सब सारे पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है ना, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है। आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, तो बोलिएगा ऋणात्मक। कैसा होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण की क्षमता पूछे या फोकस दूरी पूछे, फिर भी क्या बोलिएगा, धनात्मक। अवतल दर्पण में है ना फोकस दूरी पूछे या क्षमता पूछे, फिर भी क्या बोलिएगा, ऋणात्मक। तो उम्मीद है कि आप इनको समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपतन कोण है ना, यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। दोस्तों जो प्रकाश का प्रवर्तन का 2 नियम है, उसका दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपतन कोण 50 डिग्री है, तो आप ही बताइए दूसरा नियम से क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम से। इसलिए आपतन कोण है 50 डिग्री, तो प्रवर्तन भी इतना ही रह जाएगा, जब बराबर होता ही है तो यानी 50 है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इनका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। प्रतिबिंब का आकार, है ना, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। दोस्तों प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होगा तो हमेशा वो दर्पण क्या होगा, समतल होगा। क्या होगा, समतल दर्पण होगा वो। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, कि अपसारी दर्पण को कहा जाता है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अपसारी क्या बोलता है, अपसारी दर्पण हम किन को बोलते हैं और किन का नाम है अपसारी दर्पण। तो दोस्तों ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अपसारी दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहा जाता है ना। उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है, अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि अभिसारी दर्पण किसको बोलते, तो आपको बोलना है ना अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है 0, अनंत, 0 एवं अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनको ध्यान रखिएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। बी क्या है, इनका सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है, क्या होती है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी होती है, आप जानते हैं, है ना। एफ और आर में संबंध क्या होता है, F = R/2। तो आप पूछ रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या क्या होता है फोकस दूरी का, है ना, तो क्या हो जाएगा, है ना। आप बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा दुगनी। क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा, ठीक है। होता है ना R = बोल सकते हैं ना 2F, तो क्या दुगनी हुआ ना, दुगना हुआ ना। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18
18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा है ना बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक यानी आभासी उसी को बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो प्रतिबिंब है वो 2 प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम क्या बोलता है, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक बोलिए आभासी बोलिए एक ही बात है ना। आपको ध्यान ये भी रखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और जहाँ काल्पनिक बनेगा वहाँ पे सीधा ही बनेगा। तो इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है, यानी हम बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण में, है ना, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बने रहिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन है कि 2 समांतर समतल दर्पणों में रखी गई वस्तु, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच के बीच रखी गई वस्तु कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दोस्तों 0, अनंत, 1, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन बी क्या इनका सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।